Good morning, all of you. In this part of the alkenes, we will discuss about the mechanism of Markovnikov's rule, anti-Markovnikov's rule, and the allylic bromination. These all type of reactions takes place in the unsaturated compounds like the alkene or the alkynes. So first of all, we will discuss about the Markovnikov's rule. As this rule is given by scientist Markovnikov, so it is called as the Markovnikov's rule. And it is applicable. It is applicable under the two condition. These two condition are we must have an unsymmetrical addendum. We must have an unsymmetrical addendum means जो incoming reagent होगा जो आप ऐड करेंगे वो आपके पास अनसिमेट्रिकल होना चाहिए और जो आपके पास अनसिमेट्रिकल एडेंडम होगा इट will have two parts. One is the positive part, other one is the negative part, like HCl, H positive and the Cl negative. In HBr, H will be positive, Br will be negative. In HCN, the H will be positive and Cn will be negative. In water, H will be positive and OH negative will be OH will be negative. In alcohol, the H will be positive and the alcoholic alkoxide ion means OR will be negative. तो दैट इज द अनसिमेट्रिकल एडेंडम. ये आपका अनसिमेट्रिकल एडेंडम हो गया और इसके अंदर टू पार्ट तो होंगे ही. वन इज द पॉजिटिव, अदर वन इज द नेगेटिव पार्ट. उसके बाद हमारे पास एक अनसिमेट्रिकल आपका रिएक्टेंट भी होना चाहिए, सबस्टेट भी होना चाहिए, वो आपके एल्कीन हो चाहे एल्काइन. फॉर एग्जांपल हमने ये आपके सामने एल्कीन लिखी, ये आपके पास अनसिमेट्रिकल है. अगर मैं ये लिख दूं आपके सामने CH2 डबल बॉन्ड CH2 तो ये आपके पास सिमेट्रिकल एल्कीन है. ऐसे ही जो हमने ये एडेंडम लिखे थे, अगर मैं H2 लिख देता हूं, देखो H2 Br2 तो ये आपके पास क्या है, सिमेट्रिकल एडेंडम है. तो देखो H2 Br2 तो क्या हो गए, वो आपके कहलाते हैं सिमेट्रिकल एडेंडम. ये आपके सिमेट्रिकल एडेंडम है. तो हमें सिमेट्रिकल एडेंडम यूज नहीं करना मार्कोनिकोव्स रूल को डिफाइन करने के लिए. ये आपके पास क्या थी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास थी सिमेट्रिकल एल्कीन. मींस सिमेट्रिकल एल्कीन भी आप यूज नहीं करेंगे टू डिफाइन या टू एक्सप्लेन द मार्कोनिकोव्स रूल. तो मींस ये जो चीजें हैं अभी हमने लिखी ये आपको यूज नहीं करनी है. इसके बाद आपके पास क्या होनी चाहिए बोलो, इसके साथ जो चीजें हमने बताई अनसिमेट्रिकल, जैसे हमने ये लिखा प्रोपवनिन, ये आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है. बोलो क्या है ये आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन. तो आपके पास दो ही चीजें होनी चाहिए. वन इज द अनसिमेट्रिकल आपकी अनसेचुरेटेड कंपाउंड लाइक द एल्कीन और द एल्काइन. हम यहाँ पे एल्कीन को ही एग्जाम्पल की फॉर्म में लेंगे. और अनसिमेट्रिकल आपका एडेंडम होना चाहिए. एडेंडम भी बोलो कैसा हो आपका, अनसिमेट्रिकल एडेंडम. फिर इस साइंटिस्ट ने क्या कहा, क्या डिफाइन किया इसने, इसने ये कहा कि जो आपकी अनसिमेट्रिकल जो एल्कीन होती है उस अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर डबली बॉन्डेड कार्बोनेटम कौन हुए, डबली बॉन्डेड कार्बोनेटम आपके पास देखो ये हुए जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है. तो उन डबली बॉन्डेड कार्बोनेटम के अंदर से वो कौन सा कार्बन है जिसके ऊपर आपके लेस हाइड्रोजन है. देखो ये CH यहाँ पे तो देखो लेस हाइड्रोजन है. लेस मीन्स यहाँ पे वन ही हाइड्रोजन है और इसके अंदर थोड़े ज्यादा है, मोर हाइड्रोजन. इसके पास कितने हाइड्रोजन है बोलो, इट हैज 2 हाइड्रोजन. दीज आर 2 इन नंबर. और यहाँ पे बोलो कितने हैं, दीज आर 1 इन नंबर. तो कम हाइड्रोजन बोलो किसके पास हुए, आपके जो CH वाला जो कार्बन है उसके पास एक ही हाइड्रोजन है. CH2 वाला जो कार्बन है उसके पास 2 हाइड्रोजन है. तो कम किसके पास हुए, CH वाले के पास. तो अब ये मार्कोनिकोव्स ने क्या कहा कि जब हम इसमें अब रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास अनसिमेट्रिकल एडेंडम होगा लाइक HCl. तो जो नेगेटिव पार्ट है देखो ये नेगेटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट कहाँ पे ऐड होगा. देखो जो एडिशन रिएक्शन चलनी है एल्कीन में वो तो चलनी तो कहाँ पे, अक्रॉस द मल्टीपल बॉन्ड. वो अक्रॉस द मल्टीपल बॉन्ड ही होनी है. मल्टीपल बॉन्ड मींस जहां जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है रिएक्शन वहीं पे होनी है. तो जब रिएक्शन हो तो कहाँ पे क्या ऐड हो, मींस ये हमने क्या किया, एक सिंगल बॉन्ड रख लिया, एक बॉन्ड को देखो हमने ब्रेक कर दिया. अब कहाँ पे क्या ऐड करें, तो ये कहा गया मार्कोनिकोव्स के अनुसार कि द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम विल अटैच टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बोनेटम which contain the least number of hydrogen atom. नेगेटिव पार्ट देखो ये कम वाला था डबली बॉन्डेड कार्बोनेटम, इसके ऊपर हमने क्या ऐड कर दिया, देखो Cl HCl का नेगेटिव पार्ट, और दूसरे के ऊपर क्या ऐड कर दिया, देखो यहाँ पे हमने H ऐड कर दिया. तो नेगेटिव पार्ट हमने कहाँ पे ऐड किया, नेगेटिव पार्ट कहाँ पे ऐड किया, द उस डबली बॉन्डेड कार्बोनेटम के ऊपर अटैच किया जिसके ऊपर लीस्ट नंबर ऑफ क्या थे, हाइड्रोजन थे. तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकोव्स रूल. तो अब हम देखते हैं, देखो ये एल्कीन, ये प्रोटीन ली, इसमें हमने HBr देखो ऐड किया और इस टाइप से आपका ये प्रोडक्ट बन गया. इसमें आपने क्या देखा, ये जो डबली बॉन्डेड देखो ये कार्बोनेटम है, यहाँ पे इस डबली बॉन्डेड कार्बोनेटम के ऊपर CH वाले पे हमने क्या ऐड किया बोलो, ये Br, क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट है. और जो CH2 था उस पे क्या ऐड किया, जो पिंक कलर से लिखा है उस पे हमने H ऐड कर दिया, जैसे अभी आपको समझाया गया, जैसे जब हमने HBr ऐड.
तो कंडीशन क्या हुई मार्कोनिकॉफ्स रूल की? पहली कंडीशन, देयर मस्ट बी एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन। एल्कीन आपके पास अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल होती तो हम ये बात कह ही नहीं सकते थे विच इज द लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि सिमेट्रिकल होता जैसे हमने ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, तो इसमें क्या हुआ, दोनों ही कार्बन एटम के ऊपर इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, दोनों ही डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर क्या है, इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो कोई यूटिलिटी ही नहीं है ये इस मार्कोनिकॉफ्स रूल की उस पर्टिकुलर केस के अंदर। तो पहली कंडीशन क्या, देयर मस्ट बी एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, और सेकंड कंडीशन, देयर मस्ट बी एन अनसिमेट्रिकल एडेंडम। अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल ना होके सिमेट्रिकल होता, जैसे Cl2 होता, H2 होता, तो उसके अंदर दोनों पार्ट सेम है, H2 में बोथ आर H, Cl2 में बोथ आर Cl, तो फिर कोई यूटिलिटी नहीं, कोई कहीं पे जुड़ जाए, तो इसलिए देयर मस्ट बी एन अनसिमेट्रिकल एडेंडम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आ जाता है आपका, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो जो एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल है वो इसके जस्ट रिवर्स है, इसके जस्ट अपोजिट है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है कि वो एप्लीकेबल कब होगा, कब चलेगा वो रूल। तो वो जो रूल जब चलता है तो उसके लिए पहली बात HBr का होना जरूरी है। दूसरी बार HBr तो देखो हमने एग्जाम्पल के तौर पर पहले इसलिए ले लिया था यहाँ पे ताकि हम एंटी जो MR है उसको अच्छे से समझ पाए। देखो आपने देखा इसी एग्जाम्पल के अंदर प्रोपीन के अंदर हमने क्या ऐड किया है, HBr, अकेला HBr है आपका। लेकिन अगर हम यहाँ पे जो एल्कीन हमने ली, अगर यही सेम एल्कीन देखो मैं यहाँ पे ले लूं, देखो ऐसे CH डबल बॉन्ड CH2, देखो इसी टाइप से, और ये आपके देखो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम हो गया, और हम यहाँ पे HBr ऐड कर दे, देखो HBr। लेकिन अब मैंने क्या किया, HBr अकेला नहीं लिया, हमने इसके साथ परऑक्साइड ऐड कर दी। इसमें क्या ऐड कर दी बोलो, परऑक्साइड्स, और प्लस में इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, देखो लाइट की प्रेजेंस में। H न्यू का मतलब, क्योंकि एनर्जी का जो फार्मूला होता है E इज इक्वल टू क्या होता है, H न्यू। H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी का फार्मूला है, तो एनर्जी मिलती है सनलाइट से, तो आमतौर पे हम जब सनलाइट लिखना हो तो उसकी जगह हम H न्यू से ही रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। तो इसके अंदर भी देखो H पॉजिटिव हुआ, Br नेगेटिव है, लेकिन ये अकेला HBr आपने ऐड नहीं किया, इसके साथ आपने परऑक्साइड ऐड कर दिए और लाइट भी आपने ऐड कर दी। तो अब ये रूल किसने दिया, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल कहलाता है। ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था खरश्च, उसने दिया था, इसलिए एंटी-MR को हम खरश्च इफेक्ट भी कहते हैं। एंटी-MR को हम क्या कहते हैं, खरश्च इफेक्ट, बिकॉज इट इज गिवन बाय साइंटिस्ट कॉल्ड द खरश्च। और उसने क्या कहा, उसने ये सारी बातें मार्कोनिकॉफ्स रूल की रिवर्स बताई, लेकिन वो एप्लीकेबल थी यहाँ, जैसे HBr के केस में। लेकिन HBr के केस में भी सिर्फ तभी व्हेन वी टेक peroxide along with the HBr in presence of the light। तो अब क्या हुआ, ये जो आपके डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है, इसमें आपका नेगेटिव पार्ट अब वहां पे ऐड होगा, बोलो कहां पे, विच है द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, देखो इसके ऊपर यहाँ पे। तो अब क्या आपका प्रोडक्ट बनेगा, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, उसी टाइप से देखो मैंने डबल बॉन्ड को हटाया, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी कम हुई, क्योंकि एडिशन होनी है रिएक्शन यहाँ पे, क्योंकि एल्कीन आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही दिखाते हैं। तो Br कहाँ पे ऐड करेंगे, विच है द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे हमने Br ऐड कर दिया, और दूसरे पे क्या ऐड कर दिया बोलो हमने H, इस टाइप से। तो ये एंटी-MR कहलाता है, लेकिन एप्लीकेबल कब, HBr तो हमने उधर ऐड किया था लेकिन अकेला HBr था। लेकिन आप अकेला HBr डालेंगे तो मार्कोनिकॉफ्स रूल ही चलेगा, तो बोलो कौन सा रूल चलेगा, मार्कोनिकॉफ्स रूल। लेकिन अगर आप HBr के साथ परऑक्साइड और लाइट डाल दें तो क्या चलेगा, आपका एंटी-MR। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम इसी टाइप से CH3 सिंगल बॉन्ड, देखो CH डबल बॉन्ड CH2 अगर हम ले लें और यहाँ पे हम डाल दें बोलो क्या, HCl, देखो इस टाइप से HCl, तो फिर उसी टाइप से देखो यही आपका प्रोडक्ट बनना चाहिए, देखो CH सिंगल बॉन्ड CH2। तो हमने कोई पेरोक्साइड ऐड नहीं की यहाँ पे, तो आपका प्रोडक्ट क्या बना, आपके मार्कोनिकॉफ्स रूल चलना चाहिए, बिल्कुल मार्कोनिकॉफ्स रूल ही चलेगा। इसमें H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव पार्ट किस पे ऐड होगा, देखो ये आपके डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है, तो किस पे ऐड होगा बोलो, ये नेगेटिव उस कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो CH वाले पे तो इधर हमने क्या ऐड कर दिया बोलो, Cl, और इधर आपने क्या ऐड किया बोलो, H। लेकिन अब साथ के साथ क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि जो बात अभी हमने यहाँ पे लिखी, क्यों ना हम ऐसा कर दें, देखो सेम CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे भी हमने ऐसे करके देखा, इस साइंटिस्ट ने करके देखा जिसे हम खरश कहते हैं, तो उसने HCl देखो ऐड किया यहाँ पे, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और साथ के साथ वही कंडीशन भी लगा दी हमने, और ऑक्साइड्स डाल दिए, और इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, देखो लाइट की प्रेजेंस के अंदर। लेकिन ये पाया गया कि जो प्रोडक्ट अब भी बना HCl के केस में, देखो उसी टाइप से डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, और क्योंकि एडिशन रिएक्शन होनी है, तो फिर क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे जो आपके डबली बॉन्डेड देखो ये कार्बन एटम थे,
इस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के अंदर जो नेगेटिव पार्ट है वो किस पे ऐड हुआ, विच है द लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो मार्कोनिकॉफ रूल चल गया यहाँ पे, तो बोलो कौन सा रूल चल गया, मार्कोनिकॉफ रूल। और आपके यहाँ पे Cl लग गया और यहाँ पे बोलो क्या H, मीन्स HCl के केस में आप सिंपल HCl ले लें या HCl के साथ आप पेरोक्साइड भी डाल दें, इवन देन मार्कोनिकॉफ रूल विल टेक्स प्लेस। तो मीन्स NTMR सिर्फ कब चला, क्या पाया गया उस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कि HBr के केस में ही क्या पाया गया, आपके NTMR चलता है। आगे हम बताएं भी कि जब इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि ऐसा क्यों, what is the reason behind it, कि why the NTMR takes place only in case of HBr and not in case of HF और द HCl और द HI, जो 3 बच गए आपके हाइड्रोजन हैलाइड, उनके केस में आपके NTMR क्यों नहीं चलता, चाहे आप पेरोक्साइड क्यों ना डाल दें, पेरोक्साइड और लाइट डाल दें तो भी आपके मार्कोनिकॉफ रूल ही चलता है। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा, अभी तक आपने ये सीखा कि जो NTMR है, जो हाइड्रोजन हैलाइड है, कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड हम ले, सिर्फ HBr, और वो भी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। HBr आप अकेला डालते हैं तो आपने अभी देखा था मार्कोनिकॉफ रूल चलता है, और पेरोक्साइड और लाइट डाल दें तो HBr के केस में NTMR चल जाएगा। बच गए जो आपके HF, HCl या HI, उसमें चाहे आप अकेला ले लो हाइड्रोजन हैलाइड या आप विद पेरोक्साइड ले लो, जैसे मैंने HCl को विद पेरोक्साइड भी लिया, लेकिन रूल कौन सा चला फिर भी, मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो आखिरकार अब हम देख लेते हैं डेफिनेशन NTMR की, वो जो HBr के केस में चलता है। तो HBr इन प्रेजेंस ऑफ लाइट लें तो क्या हो जाता है, कैसे हुआ एडिशन। क्रश ने क्या कहा, देखो उसने ये कहा इसके रिवर्स के, इट स्टेट्स दैट द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अनसिमेट्रिकल एडेंडम, जैसे HBr में Br नेगेटिव है तो अनसिमेट्रिकल एडेंडम है HBr, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अनसिमेट्रिकल एडेंडम इज एडेड टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। डबली बॉन्डेड कौन हो गए, CH और डबल बॉन्ड CH2 के बीच, टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम which contains the more number of, बोलो क्या, दोबारा से देखो मैं साइन लगाता हूँ, which contains the more number of hydrogen atom। देखो मैंने दोबारा से एरो लगाया आपके लिए कि CH2 वाले कार्बन के ऊपर नेगेटिव पार्ट ऐड होगा क्योंकि यहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है। तो आपका ये जो प्रोडक्ट बना बोलो कैसा बना, NTMR के अकॉर्डिंग। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कन्वर्जन भी आ सकता है। देखो कैसे, रिएक्टेंट का क्या नाम है यहाँ पे इस रिएक्टेंट का नाम है देखो प्रोपीन। देखो ऐसे प्रोपीन, प्रोडक्ट का बोलो क्या नाम है, इसमें देखो अगर नंबरिंग कर दे 1 2 एंड 3, तो 1 के ऊपर क्या है, ब्रोमो, तो आप इस प्रोडक्ट को क्या कहेंगे, द प्रोडक्ट दस फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज द 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो प्रोडक्ट बोलो आपका क्या बन गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन इज द प्रोडक्ट। तो अगर प्रोपीन को 1 ब्रोमो प्रोपेन में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या ऐड करेंगे, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंड द लाइट। जबकि हमने पहले देखा था प्रोपीन बोलो किस में कन्वर्ट हुआ था, वो 2 ब्रोमोप्रोपेन। अगर आ जाए कन्वर्जन तो आप ध्यान रखें एरो के ऊपर आप सिर्फ क्या लिखेंगे, HBr, और नीचे लिख देना MR, मींस मार्कोनिकॉफ रूल। अगर एग्जाम में आ जाए प्रोपीन को 1 ब्रोमोप्रोपेन में कन्वर्ट करें तो आप एरो के ऊपर क्या लिखेंगे, HBr, और फिर साथ के साथ क्या लिखना जरूरी है, पेरोक्साइड ओब्लिक में लाइट। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखें, कभी 1 ब्रोमोप्रोपेन में कन्वर्ट करना आ जाए और सिंपल आप HBr लिख के छोड़ दें। अगर आपने सिंपल HBr लिख दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंपल HBr आप लिखते हैं तो मार्कोनिकॉफ रूल चलता है, प्रोपीन आपका 2 ब्रोमोप्रोपेन के अंदर कन्वर्ट होगा। तो इन चीजों का आपको रखना है ध्यान। अब नेक्स्ट इसकी कंडीशन क्या है, इसी टाइप से देखो, ये हमने प्रोपीन लिया, HBr डाला, देखो हमने नीचे हम दोबारा लिख रहे हैं, और इन पेजेस ऑफ पेरोक्साइड, तो बोलो क्या बन गया, 1 ब्रोमोप्रोपेन। ये देखो अब हमने लिख भी दिया, तो यहाँ से हम इसको क्लियर कर देते हैं। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे, क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि इसकी कंडीशन क्या है NTMR की। अभी मैंने कंडीशन तो आपको बता ही दी। पहली बात, दो कंडीशन तो सेम है, कॉमन है, देयर मस्ट बी एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन लाइक दैट ऑफ द मार्कोनिकॉफ रूल। और सेकंड कंडीशन क्या है, देयर मस्ट बी एन अनसिमेट्रिकल एडेंडम, अनसिमेट्रिकल एडेंडम होना चाहिए, लेकिन वो अनसिमेट्रिकल एडेंडम जिसके केस में NTMR आपका चलता है। अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड की ही बात करें तो वो कौन होगा, वो सिर्फ होगा HBr। सो NTMR will be applicable, will takes place only in case of HBr and in presence of बोलो क्या, light. Next, it takes place in presence of बोलो क्या, peroxide. So this effect, this rule is also called as the peroxide effect. आपका जो NTMR है इसको हम peroxide effect भी कहते हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाए why the NTMR is also called as the peroxide effect, तो आप क्या जवाब लिखेंगे, आप लिखेंगे because the NTMR takes place in presence of the peroxide, so it is called as the peroxide effect. आपसे ये पूछ लिया जाए, प्लस साथ के साथ टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो है ही, अब आपसे ये पूछा जाए यहाँ पे
कि जो आपका NTMR है, बोलो कौन सा आपका NTMR, इसको ख्रश इफेक्ट क्यों कहते हैं? व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज द ख्रश इफेक्ट? तो आप कहेंगे बिकॉज दिस रूल द NTMR इज गिवन बाय साइंटिस्ट दैट इज द ख्रश, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज द ख्रश इफेक्ट। इसको ख्रश इफेक्ट भी कह दिया जाता है। तो अब हम देखेंगे इनका मैकेनिज्म कि जो मार्कोनिकोव्स रूल का मैकेनिज्म क्या है और एंटी मार्कोनिकोव्स रूल का मैकेनिज्म क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकोव्स रूल। फिर से हमने वही एग्जांपल लिया, देखो हमने प्रोपीन, उसमें हमने HBr ऐड किया, लेकिन साथ के साथ हमने कोई पेरोक्साइड या लाइट नहीं डाली, इट मींस आपका मार्कोनिकोव्स रूल ही चलेगा। अब मैकेनिज्म देखते हैं, देखो होता क्या है। आप ये तो पहले ही जान चुके हैं, देखो क्या चीज कि जो आपकी एल्कीन्स होती हैं, इन एल्कीन के अंदर बोलो क्या होता है? द एल्कीन्स हैव हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एल्कीन्स हैव द, बोलो क्या होती है? दे हैव द हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मींस हाई नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। इट मीन जब भी रिएक्शन चलती है तो जो मैकेनिज्म चलता है तो कैसे चलेगा? फर्स्ट स्टेप में कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो कैसे होगा? मान लीजिए जो इलेक्ट्रोफाइलिक पार्ट कौन है यहाँ पे? इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है HBr में, पॉजिटिव पार्ट इज द इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, द नेगेटिव पार्ट इज द न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर H पॉजिटिव ही ऐड होगा। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट हुए, बोलो किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? बोलो दे गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स वन ऑफ द कार्बन एटम। मान लीजिए टर्मिनल कार्बन एटम की तरफ शिफ्ट हो गए, देखो जैसे हमने शिफ्ट होते हुए दिखाए। और ये इलेक्ट्रॉन साथ के साथ किसको दे दिए गए? इलेक्ट्रोफाइल को। तो हो गया ना इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। आप एक चीज का और जरूर ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कभी भी रिवर्स ना दिखाएं। रिवर्स मींस देखो आपको बताते हैं कैसे। ये जो सेकंड एरो देखो हमने अभी अभी लगाया, इसको आप ऐसे देखो, इस टाइप से रिवर्स ना दिखा देना ऐसे, ये आपका रोंग हो जाएगा। क्योंकि जो मूवमेंट है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो इसलिए जो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं आपके एंड वाले कार्बन एटम की तरफ, अब वो फर्दर इलेक्ट्रॉन की ही शिफ्टिंग दिखानी है। तो जहां से शिफ्टिंग स्टार्ट होती है वहां पे टेल, और एरो जाएगा आगे की तरफ, देखो इस टाइप से। तो ये आप एरो भी एग्जाम में हमेशा बिल्कुल ठीक लगाएं, वो आपको गलत नहीं लगाने, नहीं तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो इस टाइप से मैंने शिफ्टिंग दिखाई, तो क्या हुआ? जो बैक कार्बन एटम है उसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया? बोलो पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो कार्बोकेटाइन बन गया है दैट इज द सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, क्योंकि द कार्बन हैविंग द पॉजिटिव चार्ज इज अटैच्ड बाय 2 एल्काइल ग्रुप। और फर्दर आप अगर इसमें देखें कि अटैक अगर रिवर्स डायरेक्शन में होता, बोलो ये कार्बोकेटाइन कैसा बना है? देखो मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज ए सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना है। अब ये समझने के लिए कि जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग आपके जो एंड कार्बन एटम है उसकी तरफ ही क्यों हुई, अब हम दूसरी साइड में देखो शिफ्टिंग करके दिखा देते हैं। मान लीजिए शिफ्टिंग हो जाती आपके मिड कार्बन एटम की तरफ, CH की तरफ, देखो हमने शिफ्ट किया, और फिर वो H पॉजिटिव को ऐसे डोनेट कर दिए जाते, तो फिर क्या होता? अब एंड कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता, तो ये कार्बोकेटाइन बोलो कैसा बनता? तो यहाँ पे ये बन जाता प्राइमरी कार्बोकेटाइन। और आप ये पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं कि द सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी। ओवरऑल ऑर्डर आपने क्या पढ़ा था? टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, एंड सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी वन। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके दो वे थे, आपने समझे थे। एक तो ये कि पॉजिटिव चार्ज का जिसमें डिस्पर्सल ज्यादा होगा, तो ये जो CH3 ग्रुप यहाँ पे अटैच होते हैं ये प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप है। ये क्या करेंगे? अपने इलेक्ट्रॉन जब ये इस कार्बन को दे देंगे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा? CH3 के ऊपर। ऐसे इधर एक और CH3 है तो वो भी प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट दिखाएगा। तो जो वो अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल देखो दो दो CH3 की तरफ हो जाएगा, मींस मोर द डिस्पर्सल ऑफ चार्ज। प्राइमरी कार्बोकेटाइन में सिर्फ एक ही CH3, एक ही एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है आपका, तो इसलिए वहां पे डिस्पर्सल क्या होगा? कम। और इसको दूसरे तरीके से मोर करेक्टली और भी मैथमेटिकल तरीके से आप समझे तो आप हाइपर कंजुगेशन के बेसिस के ऊपर समझ सकते हैं। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के अंदर देखें ये मोर स्टेबल, देखो क्यों है? क्योंकि वो कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज, उससे नेक्स्ट वाला जो कार्बन है वो अल्फा है, उसके ऊपर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा लेफ्ट में भी है, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम, मींस आपकी हाइपर कंजुगेशन प्रोसेस चलेगी और 6 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बन जाएंगी। कंडीशन क्या थी हाइपर कंजुगेशन की? कंडीशन थी कि एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम हो। देखो ये जो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है। sp2 का मतलब इस कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं। देखो राइट लेफ्ट में देखो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक H के साथ जो H अटैच है CH वो भी सिग्मा बॉन्ड है, हो गए ना 3 सिग्मा। तो फार्मूला क्या था? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड तो 3 हो गए, लोन पेयर कोई है नहीं इस कार्बन के ऊपर जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, तो आंसर 3 का मतलब sp2। तो एक sp2 कार्बन, और ये जिस नेक्स्ट कार्बन से अटैच है वो कार्बन आपका sp3 हो गया, क्योंकि वही सेम फार्मूला सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो इस कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे, 1 तो जिसपे मैंने सिग्मा लिखी रखा है, और 3 आपके जो H अटैच है CH3 के अंदर, तीनों सिंगल बॉन्ड से ही अटैच है, तो sp3 हो गई हाइब्रिडाइजेशन। तो यही तो कंडीशन थी हाइपर कंजुगेशन की। क्या थी कंडीशन? कि
sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होना चाहिए और वो एक sp3 से अटैच हो, और उस sp3 का ही काफी नहीं, उस sp3 के ऊपर H होने जरूरी है। H है इसके ऊपर, बोलो कितने H है? 3, उन्हीं को तो हम 3 अल्फा लिख रहे हैं। तो टोटल आपके 6 अल्फा, तो 6 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगी सेकेंडरी कार्बोकेटायन में। और यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटायन के अंदर बोलो कितने हैं? देयर आर ओनली, बोलो हाउ मेनी? देयर आर ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम। बोलो कितने हैं आपके? इसके अंदर सिर्फ 2 अल्फा है। हमें डायरेक्टली अटैच कार्बन को देखना है। देखो ये sp2 हो गया, देखो ये जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये नेक्स्ट जिससे डायरेक्टली अटैच है, देखो डायरेक्टली, बोलो ये कौन हो गया? ये sp3 हो गया। इसके ऊपर देखो कितने हाइड्रोजन? इस पे तो 2 है। हमें उससे नेक्स्ट वाले को नहीं देखना, cs3 के 3 आपके वहां पे भी है, वो तो आपके बीटा पोजीशन आ गई। बोलो कौन सी आ गई? अल्फा के बाद बीटा। हमें सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन ही काउंट करने होते हैं, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ कितने हैं? ओनली 2। सो मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, मोर विल बी द हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर, मोर द डिस्पर्सल ऑफ चार्ज। देखो हाइपर कंजुगेशन में होता क्या था, आपने वो लेक्चर पूरा अच्छे से सुना होगा, समझा होगा कि जो ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जब हाइपर कंजुगेशन प्रोसेस चलती है तो जो अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं उनके ऊपर आ जाता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन पे है, बोलो किस पे आ जाता है? अल्फा हाइड्रोजन एटम के ऊपर। बोलो अल्फा कितने हैं इस प्राइमरी कार्बोकेटायन के अंदर? प्राइमरी कार्बोकेटायन जो बना था इसके अंदर तो सिर्फ 2 ही अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो पॉजिटिव चार्ज का जो डिस्पर्सल होगा वो तो कहाँ पे होगा? वो सिर्फ 2 ही अल्फा हाइड्रोजन एटम के ऊपर होगा। और जबकि आपके जो सेकेंडरी कार्बोकेटायन उसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये क्यों बनता है। तो ये आपके यहाँ तक क्लियर हो गया कि प्राइमरी कार्बोकेट तो अटैक पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट किधर होगी, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किस साइड में होगा। अब इसके बाद तो मोर स्टेबल कौन हो गया आपके? ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन। अब जो नेक्स्ट स्टेप में जो अटैक होगा Br नेगेटिव का, वो कहाँ पे होगा? जो मोर स्टेबल स्पीसी है, मोर स्टेबल कौन थी? जो आपका ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन बना था। तो ये जो सेकेंडरी कार्बोकेटायन बना था, इस सेकेंडरी कार्बोकेटायन के ऊपर आपका ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा सेकंड स्टेप के अंदर। देखो ये हमने अटैक होते हुए दिखाया और आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। सो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकॉफ्स रूल। लेकिन आपको ये सारी चीजें समझकर ही याद करनी है कि ऐसा क्यों हुआ कि अटैक सिर्फ यहाँ पे बनता है। तो आपको बताया गया कि पॉसिबिलिटी दोनों है आपके इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने की। फर्स्ट स्टेप में बोलो अटैक किसने किया है? जो एच पॉजिटिव था, बोलो कौन था? ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होता है। और जो नेगेटिव पार्ट है, बोलो ये क्या होता है? दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। और एल्कीन्स में फर्स्ट स्टेप में अटैक हमेशा किसका होता है? आपके इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट का अटैक होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपके जो हमने बताया था एल्कीन्स के पास हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो अटैक कौन करेगा? हाई पाई इलेक्ट्रॉन, लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बल्कि यहाँ पे फिक्स है वो दोनों कार्बन एटम के बीच। तो जो लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो तो अटैक कौन करता है? आपके इलेक्ट्रोफाइल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिज्म किस चीज का? एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल का। तो एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल का जब हम मैकेनिज्म देखें तो इसमें आपने पढ़ा था कि हमें पेरोक्साइड चाहिए। देखो पर का मतलब सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे ओ और ओ के बीच में बोलो कैसा बॉन्ड है? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो हर एक ऑक्सीजन के पास बोलो क्या है? लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर। आप ये जान चुके हैं ना, पहले से ही पढ़ चुके हैं ना कि ग्रुप नंबर जो 16 है उसके अंदर सबसे पहले ऑक्सीजन है, उसके नीचे बोलो कौन होता है? सल्फर। मीन्स आपके ग्रुप नंबर 16 के जो एलिमेंट की वैलेंस शेल में आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपने देखा जो ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन में आप किसी भी एक ऑक्सीजन को देख ले पेरोक्साइड में, उसने सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना रखे हैं ऑक्सीजन, एक तो आर के साथ, एक ओ के साथ। तो बच गए कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो इसीलिए जो 4 इलेक्ट्रॉन हो पेयर की फॉर्म में, इसलिए हर ऑक्सीजन के पास कितने हो गए? 2 लोन पेयर होते हैं। तो ये जो हमने दिखाया इसके पास बोलो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लोन पेयर हो गए। ऐसे इधर भी देखो ये लोन पेयर हो गए, 2 लोन पेयर हो गए। अब लोन पेयर के बीच बोलो क्या होगी? यहाँ पे रिपल्शन। सो ड्यू टू दैट लोन पेयर रिपल्शन दैट बॉन्ड इज वीकर वन। इसलिए जब भी हम लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करते हैं तो इस बॉन्ड का बोलो क्या हो जाएगा? यहाँ से क्लीवेज होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, जब क्योंकि हम लाइट की प्रेजेंस में करेंगे। तो ओ और ओ के बीच में हमने रेड कलर से जो डॉट दिखाई, तो अब इसका देखो क्लीवेज होते हुए दिखाएंगे लाइट की प्रेजेंस में। अब हम इन लोन पेयर को हटा देते हैं यहाँ से। ये तो आपको समझाने के लिए बताया था व्हाई दैट क्लीवेज विल अकर। सो दैट क्लीवेज विल अकर ड्यू टू द लोन पेयर रिपल्शन। और होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ, देखो हमने हाफ एरो दिखाया, हर ऑक्सीजन अपना अपना इलेक्ट्रॉन देखो लेके चला गया। एक बॉन्ड में बोलो कितने इलेक्ट्रॉन थे? इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, देखो मैंने विडोट से दिखा दिया। तो आपके नेक्स्ट ये स्पीसी बन गई, फ्री रेडिकल बन गए। अब ये फ्री रेडिकल अब क्या करे? फर्दर लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन चल रही है,
HBr ही हमें ऐड करना है, जैसे हमने साइड में दिखाया था एल्कीन के अंदर क्या ऐड करना है, HBr, बट इन प्रेजेंस ऑफ बोलो क्या आपके लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ बोलो क्या आपके लाइट। तो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट जब आपको ये रिएक्शन करनी है तो अब हम क्या करें, तो अब हमें ये क्या करना होगा यहाँ पे कि जो आपका ये फ्री रेडिकल बना है अब ये क्या करेगा, इट विल ऑब्स्ट्रक्ट, बोलो किसको ऑब्स्ट्रक्ट करने वाला है, यहाँ पे ये Br फ्री रेडिकल जनरेट होगा, क्योंकि जो H फ्री रेडिकल जो आपके बनेगा यहाँ पे होमोलाइटिक फिशन के द्वारा, होमोलाइटिक फिशन के द्वारा, तो ये H किसके पास चला गया, O के पास, तो बोलो क्या बन गया, ROH प्लस में Br फ्री रेडिकल यहाँ पे जनरेट हो गया। अब ये जो Br फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है यही तो अब ऐड होगा अक्रॉस द आपके डबल बॉन्ड इन द एल्कीन्स। देखो लाइट की प्रेजेंस में फर्दर रिएक्शन चलेगी जिसे चेन प्रोपगेशन कहेंगे, कि हमने एल्कीन ली, एल्कीन के अंदर आपके पास पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है तो क्या होगा, उसी टाइप से होमोलाइटिक फिशन होगा आपके पाई बॉन्ड का। तो होमोलाइटिक फिशन जब होता है तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि Br ऐड कहां पर हो, तो Br फिर उसी टाइप से ऐड होगा जैसे, क्योंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चला हुआ है। अपने मार्कोनिकोव्स रूल के अंदर देखा था ना कि वहां पे फर्स्ट स्टेप के अंदर जब हम H पॉजिटिव ऐड कर रहे थे तो वहां पे दो पॉसिबिलिटी थी ऐड करने की, कि H पॉजिटिव ऐड कैसे हो, या तो आपके मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन आपका बना था। आप स्क्रीन के ऊपर देखो, मैं वहां पे दोबारा से लिख देता हूँ और वहां पे देख पाएंगे कि देखो ये एक तो आपके देखो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना था, देखो वहां पे, और एक कौन सा बना था, आप सेकंड वन आपका प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना था। तो कौन सा बनेगा, कौन ज्यादा स्टेबल था, आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। उसी के ऊपर तो सेकंड स्टेप में Br नेगेटिव ने अटैक किया था। सिमिलरली यहाँ पे अब जो आपका Br फ्री रेडिकल है ये अटैच कहाँ पे हो, इस टाइप से होगा ये अटैच, ताकि मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बने। तो कार्बन कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे, देखो दोनों एक एक कार्बन की तरफ, एक उधर एक उधर, देखो हो गए शिफ्ट। अब Br के ऊपर डिपेंड है, Br टर्मिनल कार्बन एटम के ऊपर अटैच करता है, देखो टर्मिनल, तो जो बीच में CH वाला बन गया तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल बन जाएगा, वो तो ज्यादा स्टेबल होता है। अगर Br जो मिड वाले कार्बन एटम के ऊपर अटैच हो गया CH वाले कार्बन पे, तो क्या होगा, CH2 के ऊपर फ्री रेडिकल, वो तो प्राइमरी फ्री रेडिकल होगा, लेकिन कौन ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल। तो अटैचमेंट किस टाइप से हुई, इस टाइप से कि मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बने। तो आपने देखा कि जो आपका Br है, देखो CH2 का अपना इलेक्ट्रॉन है, Br अपना फ्री रेडिकल देखो लेके आ गया, और यहाँ पे टर्मिनल कार्बन एटम के साथ दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग करके, और यहाँ पे बॉन्ड न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, और जो बन गया वो आपका सेकेंडरी फ्री रेडिकल बन गया। बोलो ये फ्री रेडिकल कौन सा बना है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, एंड इट इज मोर स्टेबल। बोलो क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर हम दूसरा बनाते फ्री रेडिकल तो बोलो कैसा बनता, प्राइमरी बनता, वो तो लेस स्टेबल होता है, इसलिए मोर स्टेबल ही फ्री रेडिकल बनेगा। रिएक्शन फर्दर चलेगी, अब बोलो कौन किसका एडिशन ही होगा यहाँ पे, HBr जो हमारे पास आपके कंटेनर के अंदर है। तो उसी टाइप से अब कौन ऐड होगा यहाँ पे, देखो दोबारा से फर्दर रिएक्शन चली इसी टाइप से, और कौन ऐड होगा, बोलो यहाँ पे H, आपका H फ्री रेडिकल इसके ऊपर ऐड हो गया, और बोलो क्या बन गया आपका Br, बोलो Br फ्री रेडिकल दोबारा से जनरेट हो गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये भी चल रहा होगा कि सर इससे रिवर्स भी तो हो सकता है। रिवर्स क्या, कि जो ये होमोलाइटिक फिशन हुआ है देखो यहाँ से, एक तो H फ्री रेडिकल बन गया, और दूसरा बोलो कौन, Br फ्री रेडिकल। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा ना कि क्यों ना ऐसा हो जाता कि जो फ्री रेडिकल बना है इसके ऊपर Br ही अटैच हो जाता, देखो दोबारा से, देखो इस टाइप से, ऐसा भी तो हो सकता था कि यहाँ पे दोबारा से जो Br बना तो ऐसा हो जाता, CH3 CH, और ये जो फ्री रेडिकल है Br आ जाता, और इस टाइप से आपके ये प्रोडक्ट बन जाते, देखो CH2Br बिल्कुल बन सकते हैं, इसमें हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे कि ये नहीं बनेगा, लेकिन ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं। हमें जो चीज बनानी है तो एडिशन रिएक्शन हो गई। बोलो कैसी रिएक्शन हुई, एडिशन रिएक्शन, लेकिन एक ऐसी एडिशन रिएक्शन जिसके दौरान दोनों कौन अटैच हो गए, आपके Br ही अटैच हो गए, वो तो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं। हमें तो कैसा बनाना है, हमें मोनो हेलो कंपाउंड बनाने हैं जिसमें एक ही हेलोजन हो और एक H अटैच हो, तो इसलिए हमने ये दूसरा बनाया। तो ये कौन बना, 1 ब्रोमो प्रोपेन इज आवर मेन मेजर प्रोडक्ट, और दूसरा जो बना है ये कौन है, ये है 1,2 डाई ब्रोमो आपका प्रोपेन। बोलो कौन है ये, 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। अब हम आगे चलते हैं, अब बात करते हैं चेन टर्मिनेशन की, तो वो हमारा साइड प्रोडक्ट होगा, मीन्स वो भी बन सकता है, हमने उसके लिए मना नहीं किया, लेकिन वो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं है। अब चेन टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, रिएक्शन का रुक जाना। रिएक्शन कैसे रुक सकती है, अब जो आपका ये Br बना, देखो ध्यान से देखो, देखो ये आपका जो Br फ्री रेडिकल देखो यहाँ पे बन गया। अब ये क्या कर सकता है, हो सकता है ये Br फ्री रेडिकल के साथ ही कंबाइन करके Br2 बना दे, तो क्या हो जाएगी,
चेन टर्मिनेशन रुक जाएगी, चेन टर्मिनेशन स्टेप कहलाएगी, रिएक्शन आगे नहीं चलेगी। नहीं तो जो बी आर है उसकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए थी, बोलो कहाँ पे, जो चेन प्रोपगेशन स्टेप। देखो ये बिल्कुल ऊपर जो आपका बी आर यूज हुआ था एल्कीन के साथ जो अटैच हुआ था, कि बी आर फ्री रेडिकल जो अभी अभी बना, ये बनते ही साथ बी आर के साथ आपके दोबारा कंबाइन ना करे, बल्कि क्या करे, यहाँ पे कंबाइन ना करने की बजाय ये दोबारा से जो चेन प्रोपगेशन स्टेप है वहां पे एल्कीन के अंदर ऐड हो, दोबारा से आपकी रिएक्शन कंटिन्यूटी में चलती रहे। अगर दोबारा से चलती रहे तो वो चेन प्रोपगेशन स्टेप कहलाती है। लेकिन अगर बी आर के साथ ही कंबाइन कर जाए तो चेन टर्मिनेशन हो सकती है। और चेन टर्मिनेशन कैसे हो सकती है, देखो चेन टर्मिनेशन कुछ स्टेप से भी हो सकती है। देखो ऊपर दोबारा लिख के दिखाते हैं कि जो बी आर फ्री रेडिकल है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, वही इसके साथ अटैच हो जाए और 1,2 डाइब्रोमो आपका प्रोडक्ट बन जाए, तो ये भी चेन टर्मिनेशन है, बिकॉज इट इज नॉट आवर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। ये तो हमारा कोई रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं है ना। अब हम बात करते हैं कि कौन सी स्टेप एक्सोथर्मिक थी और कौन सी एंडोथर्मिक। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने अभी आपको पीछे बताया था ना, जब एंटी मार्कोनिकोव्स रूल हम पढ़ रहे थे, कि जो एंटी मार्कोनिकोव्स रूल है इट टेक्स प्लेस ओनली इन केस ऑफ एचबीआर एंड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड पेरोक्साइड। तो इसी के केस में क्यों, इसीलिए हमें क्या जानना जरूरी है कि जो चेन प्रोपगेशन स्टेप थी उसकी फर्दर स्टेप बोलो कितने पार्ट में डिवाइडेड है आपकी चेन प्रोपगेशन। चेन प्रोपगेशन की पहली स्टेप तो बोलो कौन है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेप नंबर 1 चेन प्रोपगेशन के बारे में। देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये स्टेप 1 ऑफ चेन प्रोपगेशन। चेन प्रोपगेशन पहली तो कौन सी थी बोलो, चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन, चलो मैं इसको 1 की बजाय 2 लिख देता हूँ ताकि उस चीज में आपकी पजलिंग ना हो। स्टेप नंबर 2, क्योंकि पहली स्टेप तो कौन है, चेन इनिशिएशन, ठीक है। चेन इनिशिएशन के बाद आगे क्या चली आपकी, चेन प्रोपगेशन। तो जो चेन प्रोपगेशन यहाँ पे चली आपकी, जब मीन्स बी आर जब इसके अंदर ऐड होता है तो इसमें क्या हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू बोलो क्या है, यहाँ पे है नेगेटिव। बोलो कैसी है, बोलो यहाँ पे नेगेटिव। जब ये चीज आपकी चली, जहाँ पे मैंने चेन ये प्रोपगेशन लिख रखा है, दिखा बी आर किस में ऐड हुआ था, बोलो एल्कीन के ऊपर, तो डेल्टा एच की वैल्यू बोलो क्या होती है, नेगेटिव। बोलो क्या है यहाँ पे, नेगेटिव। तो 2a लिख देता हूं मैं इसको, यहाँ पे हो गई आपकी नेगेटिव। अब नेक्स्ट चलते, देखो जो इसको हम लिखते हैं नेक्स्ट चेन आपकी जो स्टेप थी इसकी प्रोपगेशन की, तो इसको मैं लिख देता हूँ स्टेप 2 का बी पार्ट। 2 का बी पार्ट यहाँ पे बोलो क्या है, डेल्टा एच पहले में क्या थी बोलो, नेगेटिव, और सेकंड स्टेप भी बोलो क्या है, ये नेगेटिव। बोथ आर नेगेटिव, बोथ आर एक्सोथर्मिक, बोथ आर एक्सोथर्मिक, सो रिएक्शन कंटिन्यूटी में आगे चलती रहेगी। क्योंकि आप थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार ये पढ़ चुके हैं ना कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होती है, तो 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। तो एनर्जी फैक्टर, एनर्जी फैक्टर बोलो क्या होता है कि डेल्टा एच की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो प्रोसेस क्या होगी आपकी, स्पॉन्टेनियस होगी लगातार। अगर डेल्टा एस जिसे एंट्रोपी फैक्टर कहते हैं, डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव हो तो प्रोसेस क्या होगी बोलो, स्पॉन्टेनियस होगी। लेकिन इसकी कुछ कमियां थी कि ऐसा हमेशा नहीं होता कि डेल्टा एच नेगेटिव हो तो हमेशा ही आपकी स्पॉन्टेनियस होगी, डेल्टा एस पॉजिटिव है तो हमेशा ही स्पॉन्टेनियस होगी। तो इसी चीज को दूर करने के लिए एक न्यू फैक्टर आया था जिसे हम कहते थे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस। तो जो भी ये फैक्टर होते हैं हम इसमें पुट कर देते थे। तो मीन्स फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, डेल्टा एच की नेगेटिव होनी जरूरी है, डेल्टा एस की पॉजिटिव होनी जरूरी है। अगर इन दोनों बातों को हम पुट कर दें, डेल्टा एच के अंदर नेगेटिव और डेल्टा एस की जगह यहाँ पे पॉजिटिव पुट कर दें, तो आंसर बोलो क्या आएगा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच की जगह यहाँ पे नेगेटिव पुट करेंगे तो माइनस डेल्टा एच, और आगे पॉजिटिव ही रहेगा तो माइनस टी डेल्टा एस। तो आंसर किस में रहेगा, नेगेटिव। तो ओवरऑल हम ये कहना शुरू कर दिया हमने कि कोई भी प्रोसेस कॉन्टिन्यूस तब होती है जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो। लेकिन अभी हमें यहाँ पे इतने ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, हम सिर्फ डेल्टा एच के बेसिस के ऊपर ही उस बात को एक्सप्लेन करेंगे। ये साइड बाय साइड आपको चीज इसलिए बता दी, कभी आपके माइंड में ये चीज आ जाए कि सर हमने तो डेल्टा जी के बेसिस के ऊपर पढ़ा था ये, लेकिन यहाँ पे जो सिंपल एक्सप्लेनेशन ही हमें देनी है तो सिर्फ हम देंगे डेल्टा एच की वैल्यू को देखते हुए कि वो कब पॉजिटिव है और कब वो नेगेटिव है। अगर डेल्टा एच की वैल्यू लगातार नेगेटिव रहे तो हम उसको एक्सोथर्मिक करके हम कहेंगे दैट इज द स्पॉन्टेनियस, वो लगातार चलेगी। तो एचबीआर के केस में ये पाया गया कि द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज नेगेटिव इन बोथ ऑफ दी स्टेप। मीन्स आपकी जब ये रिएक्शन चलती है तो अगर हम हमारा कौन ले लेते हैं बोलो, एचबीआर। तो ये जो स्टेप नंबर 1 थी बोलो कौन सी थी, स्टेप नंबर 1 तो आपकी चेन इनिशिएशन थी, फिर स्टेप नंबर 2 का ए पार्ट और स्टेप नंबर 2 का बोलो बी पार्ट, 2 का बी पार्ट। इन दोनों के अंदर एचबीआर के केस में तो दोनों ही स्टेप बोलो क्या है, नेगेटिव है। डेल्टा एच फॉर 2a एंड डेल्टा एच फॉर 2b, दोनों ही केस में बोलो क्या आपकी नेगेटिव होती है। सो एचबीआर के केस में एनटीएमआर चल जाता है, एनटीएमआर बोलो क्या है, चल जाता है इस रूल के अनुसार। लेकिन अगर हम चलाएं रिएक्शन एच एच एफ के केस में, देखो
ये हमने देखो क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, why NTMR is observed in HBr and not in HF or the HCl or the HI, ऐसा क्यों? तो अभी मैंने लिखा ना यहाँ पे कि HBr के केस में तो देखो मैंने क्या लिख दिया था कि दोनों ही स्टेप में ये नेगेटिव है। बोलो दोनों ही स्टेप में बोलो क्या है ये नेगेटिव। अब हम बात करते देखो आगे, डेल्टा H इज नेगेटिव इन बोथ चेन प्रोपगेशन स्टेप इन HBr, ऐसा हम लिख देते हैं। आप ऐसे फ्लो चार्ट की फॉर्म में बता सकते हैं जैसे मैंने ऊपर लिखा। क्लियर हो गया इतना? अब हम चलते देखो HF और HCl में क्या होता है। HF और HCl के केस में जो आपकी फर्स्ट स्टेप 2A है, स्टेप 2A का मतलब फर्स्ट चेन प्रोपगेशन जो स्टेप है वो तो आपकी नेगेटिव होती है। बोलो वो तो क्या होती है? नेगेटिव। देखो इस स्टेप से हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये मैंने लिख दिया देखो यहाँ पे नेगेटिव, और ये 2B आपकी हो जाती है पॉजिटिव। बोलो किस केस में? HF और HCl के केस में, इन केस ऑफ HF और इन केस ऑफ बोलो क्या HCl। तो फर्स्ट जो 2A है ये तो नेगेटिव हो जाएगी, और जो स्टेप 2B है यहाँ पे डेल्टा H नेगेटिव की बजाय जो कि HBr के केस में नेगेटिव थी वो क्या होगी? पॉजिटिव। तो अगली स्टेप फर्दर तो आगे पॉजिटिव होगी ना, तो नॉन स्पॉन्टेनियस बन गया वो पार्ट, तो इसलिए कंटिन्यूटी में कंप्लीट रिएक्शन तो चल ही नहीं पाती, मींस फाइनल प्रोडक्ट बन ही नहीं पाएगा, ये कम रेट के ऊपर बनता है। इट मींस दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो सेकंड है, सेकंड बी है, वो पॉजिटिव होने की वजह से वो स्टेप नहीं चलेगी। वो नहीं चलेगी तो आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन अकॉर्डिंग टू एमआर बन ही नहीं पाएगा। अब हम बात करते हैं HI के केस में। HI के केस में इससे रिवर्स होता है, मींस जो स्टेप नंबर 2A होती है वो क्या होती है? बोलो आपकी पॉजिटिव, और नेक्स्ट वाली नेगेटिव। जब पहली ही स्टेप जो स्टेप 2A है जब वही पॉजिटिव हो गई, जब वही नहीं चल पाएगी, तो अगली स्टेप में जाके हम करेंगे क्या? तो इट मींस आपने क्या देखा कि इन केस ऑफ HBr जो स्टेप नंबर 2A है और 2B है, वो आपकी डेल्टा H की वैल्यू इन बोथ द स्टेप 2A एंड द 2B एंड 2A एंड 2B बोथ आर द चेन प्रोपगेशन स्टेप। तो जो चेन प्रोपगेशन स्टेप्स हैं 2A और 2B इन बोथ ऑफ द केसेस, आपकी HBr के केस में वो क्या है? नेगेटिव है। सो द NTMR विल कैन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ HBr। HBr के केस में ये पूरा आपका मैकेनिज्म चलेगा, लेकिन तभी तो आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। लेकिन HF और HCl के केस में क्या है? मैंने जैसे यहाँ पे लिखा स्टेप 2A तो नेगेटिव होगी, लेकिन स्टेप 2B जहाँ पे हमने ये नेगेटिव लिख दिया यहाँ पे हम पॉजिटिव लिख देंगे तो वो पॉजिटिव हो जाती है। इसलिए स्टेप नंबर 2B चल ही नहीं पाएगी, नहीं चलेगी तो फाइनल प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। तो HF HCl के केस में आपकी NTMR के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं बनता। HI के केस में क्या है? जो स्टेप 2A है वही आपकी डेल्टा H की वैल्यू क्या हो गई? पॉजिटिव। तो स्टेप 2A ही नहीं चलेगी, तो नहीं चलेगी तो क्या होगा? आपका जो प्रोडक्ट है वो NTMR के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा, वो मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि HF HCl और HI को अगर आप एल्कीन में डालते हैं तो रिएक्शन नहीं होगी, होगी रिएक्शन, लेकिन प्रोडक्ट बनेगा अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकोव्स रूल। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन चला हुआ था कि NTMR के अनुसार क्यों प्रोडक्ट नहीं बनता HF HCl और HI के केस में। तो आपने देख लिया ये इसका रीजन था। तो इस टाइप से आप ध्यान रखें, ये फ्लो चार्ट, ये टेबल इस टाइप से बना देना, ये टेबल आप जरूर बना देना। ये जो टेबल बना के फिर लिखना कैसे है वो देखो अभी हम लिख के भी आपको दिखाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था, देखो दोबारा से मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूँ, ये आपने देख लिया। तो जैसे ही इस क्वेश्चन का हम आंसर लिखें वही चीज लिखेंगे हम क्वेश्चन के अंदर, आंसर के अंदर जो भी मैंने बताई आपको। देखो the value of delta H is negative in both chain propagation step, that is the step 2A and the step 2B in case of HBr, while in case of the HF and HCl the value of delta H is negative in the first chain propagation step, that is the step 2A, while the delta H is positive in the second chain propagation step, that is the step 2B. So the NTMR is not observed in case of HF and the HCl, while in case of the HI the value of delta H is positive in the first chain propagation step, that is the step 2A, while the delta H is negative in the second chain propagation step, that is the step 2B. जब पहली ही स्टेप में आपकी पॉजिटिव होगी तो रिएक्शन आगे चलेगी नहीं, मींस NTMR उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये बातें लिख देना, और ये बातें लिखने के बाद नीचे वो टेबल बना देना जो मैंने आपके पहले अभी बना के आपको दिखाई थी। सो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ MR और मैकेनिज्म ऑफ NTMR। और साथ के साथ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जो मैंने अभी आपको बताया कि why NTMR is observed only in case of HBr and not in case of HF and HCl and the HI, even when we use the peroxide and the light. अब जो NTMR हमने पढ़ा, कई बार क्या होता है कि जो स्पेसिफाई कर देते हैं वहां पे कि आप जो पेरोक्साइड लें, सिंपल पेरोक्साइड ना लें, नाम दे देंगे आपको जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड, तो वहां पे आप यही मत लिख के आ जाना कि RO
ओ आर जो मैंने लिखा है, ये तो सिंपल हमने लिख दिया, आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आप ये लिखाएंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि बेंजोइल पेरोक्साइड लेके ही उसको एक्सप्लेन करें। तो फिर कैसे करेंगे, देखो वो और आपको लिख के बता देते हैं। देखो ये आपके सामने रिएक्शन हमने वही लिख दी, प्रोपीन और HBr पेरोक्साइड और आपका ये 1 ब्रोमो प्रोपेन हमने बना दिया अकॉर्डिंग टू द NTMR। हमने ऊपर आपको ये भी लिख दी बेसिक चीज जो हम आपको बहुत पहले पढ़ा चुके हैं, कि जो आपके फ्री रेडिकल जो मैकेनिज्म है, होमोलाइटिक जो फिशन होता है, वो कब होता है, किसकी प्रेजेंस में होता है। तो आपने ये पढ़ा था ना, हेल्पर मींस H का मतलब हाई टेम्परेचर आप ले लें तो भी फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रिक आर्क ले लें तो भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलता है, लाइट ले लें तो भी आपके फ्री रेडिकल जनरेशन होती है, पेरोक्साइड लें तो भी फ्री रेडिकल जनरेशन होती है, या रेडिकल इनिशिएटर ले लें तो भी फ्री रेडिकल जनरेशन होती है। अब हम देखो इसका मैकेनिज्म लेते हैं, उन्हीं चीजों को याद करते हुए जो अभी मैंने आपको बताया था कि हम लेंगे बेंजोइल पेरोक्साइड। तो जैसे चेन प्रोपगेशन स्टेप से पहले सबसे पहली स्टेप कौन सी आती है, चेन इनिशिएशन। देखो ये हमने ले लिया बेंज ऑयल। देखो आपने ये पढ़ा था ना कि जो बेंजीन रिंग होता है, देखो ये बेंजीन रिंग, अगर हम इसके ऊपर से एक H हटा दें, देखो क्योंकि C6H6 होता है, एक H हमने हटा दिया, इसे आप फिनाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनाइल। और अगर हम इसके ऊपर लगा दें, देखो इस स्टेप से CH2 और एक बॉन्ड हम खाली छोड़ दें, एक वैलेंसी खाली, इसे कहते हैं बेंजाइल। तो इसलिए आप पजल ना हो जाएं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं दैट इज कॉल्ड BENZYL, बेंजाइल। तो ये बेंजाइल ग्रुप है। लेकिन अगर हम H को हटा दें यहाँ पे, देखो इस टाइप से बीच में आप सर्कल लगा दो, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन अंडर मूवमेंट होते हैं, और यहाँ पे हम लगा दें C डबल बॉन्ड O, तो इसे आप कहते हैं बेंजोइल। कौन सा ग्रुप कहते हैं आप इसे, बेंज ऑयल, BENZ, बेंज ऑयल, OYL। एक ओ ही तो एक्स्ट्रा है, दोनों की स्पेलिंग में किस चीज का डिफरेंस है, सिर्फ एक ओ का ही डिफरेंस है। तो पहले वाला क्या है, बेंजाइल ग्रुप, और दूसरा क्या है, बेंज ऑयल ग्रुप। तो ये बेंज ऑयल है, देखो यहाँ पे, देखो ये बेंज ऑयल है। देखो जो मैंने अभी आपको शो किया, ये दो दो बेंजोइल आ गए। जो आर हमने लिखा था पिछली बार, उसकी आर की वैल्यू क्या पुट कर दी हमने, बेंजोइल, जो ROOR हम लिख रहे थे। ठीक हो गया। अब इसके अंदर बीच में वही ओ और ओ के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल को कहते हैं पर, तो पर ऑक्साइड है ये। ओ और ओ के बीच में सिंगल हो तो क्या बन गए, पर ऑक्साइड। तो ये पर ऑक्साइड्स बन गए आपके, बेंजोइल पर ऑक्साइड कहलाएंगे। अब ये बेंजोइल पर ऑक्साइड उसी टाइप से देखो हमने लिए, और वही ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच आपके लोन पे रिपल्शन की वजह से बॉन्ड वीक है, और इसलिए ओ और ओ के बीच से होमोलाइटिक फिशन होगा। ये बेंजोइल पर ऑक्साइड लाइट की प्रेजेंस में ये होमोलाइटिक फिशन हुआ, ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन लिया, और इस टाइप से ये आपका फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। लेकिन अब इसके अंदर क्या खास चीज होगी, अब होगा यहाँ पे कि जो वो ऑक्सीजन जिसके पास फ्री रेडिकल है, फर्दर एक स्पीसी और यहाँ से रिलीज हो सकती है। वो क्या, जो हमने ब्लू कलर से आपके बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं, कि कार्बन क्या करेगा, कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन, कार्बोनिल ग्रुप कौन सा होता है, ये C डबल बॉन्ड O। जो C डबल बॉन्ड O होता है, इट इज कॉल्ड एज कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप वाला जो कार्बन है, ये जो C6H5 का मतलब बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग से जो ये अटैच है, ये एक इलेक्ट्रॉन देखो इधर शिफ्ट हो गया इस कार्बन की तरफ, कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, देखो मीन्स बीच में से ये होमोलाइटिक देखो इस टाइप से क्लीवेज हुआ, एक इलेक्ट्रॉन लेके कार्बन आ गया। तो कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग कर ली, देखो देखो ऑक्सीजन के साथ, तो क्या हुआ, CO2 गैस निकल गई। बोलो कौन सी गैस निकल गई यहाँ पे, CO2। देखो ये इस टाइप से प्लस में क्या निकल गया, ये C डबल बॉन्ड O तो देखो पहले से था, और यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड था, O ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, एक कार्बन ले लिया, तो डबल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर सिर्फ हमने समझाने के लिए ऐसे लिखी है, अदरवाइज देखो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, जो CO2 की जो स्ट्रक्चर होती है वो तो लीनियर होती है। आप सभी जानते हैं CO2 हैज द लीनियर स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड, दैट इज द एक्चुअल रियल स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। वो तो सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि जो इंटरमीडिएट बना था उसमें C डबल बॉन्ड हमने ऊपर की तरफ दिखा रखा था। तो ये फिनाइल फ्री रेडिकल बन गया। अब नाउ दैट फिनाइल फ्री रेडिकल, बोलो कि क्या करेगा, यहाँ से HBr के साथ रिएक्ट करके होमोलाइटिक फिशन करके, और अब किसको जनरेट करेगा, Br फ्री रेडिकल जनरेट होगा। बोलो कौन जनरेट होगा यहाँ पे, Br फ्री रेडिकल। देखो ये बेंजीन बन गया, प्लस में Br फ्री रेडिकल आपका यहाँ से क्या हो गया, बोलो जनरेट। अब ये जो Br फ्री रेडिकल यहाँ पे जनरेट हो गया, ये तो हो गया चेन इनिशिएशन स्टेप। कौन सी थी, बोलो जब आपका फ्री रेडिकल बन गया। अब ये अटैक करेगा किस चीज के ऊपर, ये अटैक करेगा आपके एल्कीन के ऊपर, जो कि आपके चेन प्रोपगेशन स्टेप होगी। देखो ये एल्कीन, इसके Br के ऊपर Br का अटैक होगा, और किस टाइप से होगा, ताकि आपका स्टेबल फ्री रेडिकल बने। उसी टाइप से देखो कब बनेगा, Br अटैक किस पे करे, टर्मिनल कार्बन एटम के ऊपर अटैक करे। टर्मिनल के ऊपर ही जब ये अटैच होगा तभी तो ये बनेगा सेकेंडरी फ्री रेडिकल, और सेकेंडरी फ्री रेडिकल आपका स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू द प्राइमरी वन। क्योंकि अगर ये सेकंड इसके ऊपर अटैच ना होता, देखो हम इसका ऑपोजिट अटैच दिखा देते, कोने वाले के ऊपर ना करके, और मान लीजिए हम इसका अटैचमेंट देखो ऐसे दिखा देते, जैसे हमने पहले भी आपको बताया था CH3
सिंगल बॉन्ड CH और ये यहाँ पे देखो अटैच हो जाता Br भी कैसे, तो टर्मिनल वाले के ऊपर क्या बच जाता, देखो फ्री रेडिकल देखा ऐसे। ये कौन सा फ्री रेडिकल होता है, ये तो प्राइमरी फ्री रेडिकल होता, और ये जो प्राइमरी फ्री रेडिकल है ये तो कम स्टेबल होता है, इट इज द लेस स्टेबल देन द सेकेंडरी वन। इसलिए कौन सा फ्री रेडिकल बनेगा, इसलिए बनेगा बोलो कौन सा, प्राइमरी फ्री रेडिकल ही जनरेट होगा। आपका प्राइमरी फ्री रेडिकल जनरेट नहीं होगा, बल्कि कौन सा जनरेट होगा, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, बिकॉज इट इज मोर स्टेबल। अब फर्दर क्या हुआ, लाइट के प्रेजेंस में जब रिएक्शन चली आपकी फर्दर, तो HBr के अंदर से बोलो क्या ऐड होगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे H अटैच हो जाएगा, आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। वो चीजें हम आपको पीछे पहले बता ही चुके हैं कि Br क्यों अटैच नहीं हो सकता, Br भी अटैच हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन वो आपका अनवांटेड, आपका अननेसेसरी, जो प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए, हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं होगा। 1,2-डाइब्रोमो आपका प्रोपेन भी बन सकता है, लेकिन वो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं होगा, वो चेन टर्मिनेशन ही कहलाएगी। तो इस टाइप से Br फ्री रेडिकल बनेगा, और ये जो Br फ्री रेडिकल जो बना, ये फर्दर रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता रहेगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारी एलाइलिक ब्रोमिनेशन के बारे में। हमने एल्कीन के जब अंदर हम रिएक्शन ले, एल्कीन ऐसी लेनी पड़ेगी अब की बार हमें जिसके ऊपर एलाइलिक कार्बन एटम हो, बोलो कौन सा हो, एलाइलिक। एलाइलिक कौन सी पोजीशन होती है, आपके पास डबली बॉन्डेड कार्बन एटम हो, देखो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और उसके बाद एक नेक्स्ट कार्बन हो, वो एक sp3 कार्बन होना चाहिए, बोलो कैसा होना चाहिए, sp3। तो डबल बॉन्ड से की अटैचमेंट, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से जो अगला sp3 कार्बन है वो आपका एलाइलिक कार्बन कहलाता है, बोलो कौन सा कहलाता है, एलाइलिक कार्बन। तो जो हमने ये रिएजेंट डाले, बोलो कौन कौन, HBr इन प्रेजेंस ऑफ NBS या Br2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, और यू हीट इट एट द टेम्परेचर ऑफ 773, क्योंकि हमने बता रखा है फ्री रेडिकल जनरेशन कब होती है, देखो वही हेल्पर, इसलिए हमने यहाँ पे लिख के छोड़ा है कि हाई टेम्परेचर ले लो, या इलेक्ट्रोलाइसिस, या लाइट, या पेरोक्साइड, या रेडिकल इनिशिएटर ले ले, तो होमोलाइटिक फिशन विल टेक्स प्लेस, और आपका ये प्रोडक्ट बन गया। देखो एलाइलिक, एलाइलिक जो कार्बन है, ये बोलो कौन सा कार्बन था जो CH3 हमने आपको बताया था, दैट इज द एलाइलिक पोजीशन। तो एलाइलिक पोजीशन वाला जो H हटा है, और वो जो एलाइलिक पोजीशन वाला H हट के बोलो वहां पे कौन लग गया, वहां पे लग गया आपका H हट के Br, सो दैट इज कॉल्ड द एलाइलिक ब्रोमिनेशन। बोलो कैसी ब्रोमिनेशन कहलाई आपकी, एलाइलिक ब्रोमिनेशन। अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। देखो फर्स्ट स्टेप में होता क्या है, आपका ये है एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, बोलो कौन है, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। तो जो सक्सिनामाइड है यहाँ पे, इमाइड क्यों कह रहे हैं हम, सक्सिनामाइड, देखो एमाइड कौन होते हैं, एमाइड वो होते हैं जब C डबल बॉन्ड O के आगे NH2 होता और यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता। तो ऐसे देखो इसके अंदर भी है, देखो ये रहा C डबल बॉन्ड O, कार्बन ग्रुप है, बल्कि दो है, और आगे सिंगल बॉन्ड के आगे देखो N भी अटैच है, ये N रहा, N के ऊपर कौन है, बोलो आपका Br हो गया, तो N ब्रोमो बन गया, इसलिए क्या बन गया, N के ऊपर ब्रोमो है, और ये सक्सिनिक एसिड से बना है, और लेकिन डबल बॉन्ड है, तो इसलिए इमाइड कह देंगे। एमाइड कौन होता है, जब सिंगल बॉन्ड CuNH2 होता, वहां पे डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O के साथ क्या है, डबल बॉन्ड, तो इमाइड, तो एन ब्रोमो सक्सिनामाइड इसे कहा जाता है, बोलो क्या कहते हैं, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। तो एन ब्रोमो जो सक्सिनामाइड हमने लिया, इसमें क्या हुआ, देखो हमारी रिएक्शन चली उसी टाइप से, क्योंकि हमें ब्रोमीन फ्री रेडिकल ही बनाना है। तो लाइट के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन चली तो क्या हुआ, आपके जो होमोलाइटिक फिशन हुआ दोनों जगह पे, देखो ये HBr के अंदर, तो क्या हुआ बोलो आपके यहाँ पे Br, तो ये तो फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएंगे और सिंपल सक्सिनामाइड बन जाएगा। बोलो कौन बन गया ये, सक्सिनामाइड। H किससे जा लगा, नाइट्रोजन से, और क्या बन गए बोलो आपके Br फ्री रेडिकल जनरेट हो गए। बोलो क्या जनरेट हो गए यहाँ पे, Br फ्री रेडिकल जनरेट हो गए। लेकिन एक चीज ध्यान रखें अब यहाँ पे, जो अभी हम आपको आगे बताने वाले हैं, कि अगर आप सिंपल Br2 लेते, सिंपल आप HBr लेते यहाँ पे, और आप क्या ना लेते बोलो यहाँ पे, और सिंपल आपकी रिएक्शन करते लाइट की प्रेजेंस के अंदर, तो आपके Br फ्री रेडिकल फास्ट जनरेशन होता। कैसा जनरेशन होता, फास्ट। आपने देखा था ना पीछे, अभी जो हमने पढ़ी थी सिंपल आपकी NTMR वाली जो रिएक्शन थी, HBr इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, HBr इन प्रेजेंस ऑफ, बोलो हमने क्या लिया था, लाइट। एन ब्रोमो सक्सिनामाइड हमने नहीं लिया था वहां पे। यहाँ पे स्लो जनरेशन होता है Br फ्री रेडिकल का, Br फ्री रेडिकल का स्लो जनरेशन होना जरूरी है, अभी हम बताएंगे ऐसा क्यों। अब देखो आगे क्या हुआ, अगर सिंपल Br2 ले ले और इन प्रेजेंस ऑफ, बोलो क्या कर दें, यूवी लाइट,
या हीट कर दें एट द टेम्परेचर ऑफ 773 तो भी Br फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है, लेकिन फास्ट जनरेशन नहीं होता। इसकी एक बड़ी इम्प्लीकेशन है, एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंस है कि जिसकी वजह से ही तो यहाँ पे एलाइलिक ब्रोमिनेशन होती है। अगर फास्ट जनरेशन होता तो आपकी क्या बन जाती, एडिशन प्रोडक्ट बनता। अगर यहाँ पे Br फ्री रेडिकल फास्ट जनरेट होता, एकदम जनरेट हो गया, एकदम ऐड हो गया, तो कहाँ पे जाके ऐड होता, वो ऐड होता सीधा डबल बॉन्ड के अक्रॉस। किसके ऊपर ऐड होता, आपके डबल बॉन्ड के ऊपर ही वो जाके ऐड हो जाता Br फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे Br फ्री रेडिकल की फास्ट जनरेशन नहीं होती, जिसकी वजह से आपकी एडिशन रिएक्शन नहीं होती, और चल जाती है कौन सी रिएक्शन, चल जाती है आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो क्या हुआ नेक्स्ट, यहाँ पे चेन जो नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं, आपकी एल्कीन है। अब एल्कीन के अंदर बोलो क्या डाला आपने, Br फ्री रेडिकल जो जनरेट हुआ था, लेकिन इसकी स्लो जनरेशन हुई है, लेस कंसंट्रेशन के अंदर ये आपका प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे। तो लेस कंसंट्रेशन के अंदर प्रोड्यूस होने की वजह से इसका जो अटैक है वो आपको अक्रॉस द डबल बॉन्ड ना होके ये क्या करता है, आपकी मोर स्टेबल चीज बनना चाहिए, क्योंकि कम कम कंसंट्रेशन के अंदर है, ये लेस अमाउंट के अंदर है। तो जो एलाइलिक पोजीशन के ऊपर जो एच है, वहां से बोलो क्या आपका ऑब्स्ट्रैक्ट हुआ, एच फ्री रेडिकल, वो आपका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है लाइट की प्रेजेंस के अंदर। और ये जो Br है वो HBr देखो आपके निकल गया यहाँ से, और आपका बन गया एलाइलिक फ्री रेडिकल। और क्यों बना ये, एकदम पहली बात Br कम अमाउंट के अंदर था, इसलिए जो फास्ट क्लीवेज हुई Br के प्रोडक्शन से CH की जो क्लीवेज है, CH देखो एलाइलिक पोजीशन वाली, ये फास्ट है। देखो इसकी क्लीवेज ऐसा क्यों हुआ, ऐसी फास्ट क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि इसके क्लीवेज होते ही साथ जो फ्री रेडिकल यहाँ पे बन रहा है वो क्या है, एलाइलिक फ्री रेडिकल, और इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। बोलो क्या है, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। रेजोनेंस के द्वारा इस फ्री रेडिकल की बोलो क्या हो गई है, स्टेबलाइजेशन। देखो 2 इलेक्ट्रॉन थे, हाफ इलेक्ट्रॉन इधर दिखाया, हाफ इलेक्ट्रॉन इधर, देखो डबल बॉन्ड इधर, फ्री रेडिकल की देखो मूवमेंट हो गई, हो गया ना आपका प्राइमरी फ्री रेडिकल है, लेकिन रेजोनेंस की वजह से ये मोर स्टेबलाइज हो चुका है। और फर्दर रिएक्शन चली देखो लाइट की प्रेजेंस में, अब क्योंकि फ्री रेडिकल बन चुके हैं, तो जहां पे फ्री रेडिकल बना है वो किस पे बना है, आपकी एलाइलिक पोजीशन के ऊपर, वहां पे जाके Br आपका अटैच हो जाता है, और इस स्टेप से फाइनल प्रोडक्ट आपका बन जाता है। तो क्या ये Br आपकी वहां पे अटैच हो पाया जो हमने दिखाया था, नो। ये जो Br यहाँ पे बना, ये Br यहाँ पे अपनी एफिशिएंसी शो ही नहीं कर पाया। ये जो Br है यहाँ पे देखो, जो मैंने यहाँ पे दिखाया था, क्या ये यहाँ पे डायरेक्ट अटैक कर पाया इसके ऊपर, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर, नहीं। क्यों, क्योंकि जो ये कंसंट्रेशन है यहाँ पे Br फ्री रेडिकल की, इट हैज लो कंसंट्रेशन, इट हैज बोलो क्या, लो कंसंट्रेशन, इट इज प्रोड्यूस्ड इन लेस अमाउंट। क्यों, क्योंकि ये पाया गया है, ये पाया गया है कि अगर हम NBS एन ब्रोमोसक्सिनोवाइड और HBr डालते हैं तो Br फ्री रेडिकल जनरेटेड इन लेस अमाउंट। अगर हम Br को इन प्रेजेंस ऑफ UV लाइट और एट 773 हीट करते हैं तो Br free radical is generated in less amount. Due to the production of that Br free radical in the less amount, it is not capable to attack on the directly on the alkene. Before that, there occurs the homolytic cleavage of the CH bond, allylic carbon CH bond की क्लीवेज हो जाती है, जिसकी वजह से प्राइमरी फ्री रेडिकल बनता है, एलाइलिक फ्री रेडिकल बनता है। यहाँ पे जो प्राइमरी फ्री रेडिकल है बोलो कैसा है, इट इज एन एलाइलिक फ्री रेडिकल। बोलो कैसा बना, एलाइलिक फ्री रेडिकल। तो ये जो एलाइलिक फ्री रेडिकल यहाँ पे जनरेट हुआ, ये क्यों जनरेट हो गया, क्यों क्लीवेज हुआ, इसलिए बिकॉज इट इज द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाती इसकी, और मोर स्टेबल चीज जल्दी से बनना चाहती है। और उसके बाद जो लेस अमाउंट के अंदर Br फ्री रेडिकल बना है, नाउ इट विल अटैक आपके एलाइलिक फ्री रेडिकल के साथ, और आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया, दैट कॉल्ड द एलाइलिक ब्रोमिनेशन। इसी को बोलो आप क्या कहते हैं, एलाइलिक ब्रोमिनेशन आप कह देते हैं। तो ये थे आपके मैकेनिज्म, आपके मार्कोनिकोव्स रूल के, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल के, और आपके एलाइलिक ब्रोमिनेशन के। आपको जो बीच में जो कंफ्यूजन हो सकता है वो सिर्फ 2 ही चीजों में हो सकता है, वो NTMR और यहाँ पे बोलो किस चीज में, एलाइलिक ब्रोमिनेशन, क्योंकि दोनों के अंदर ही बोलो क्या था, Br फ्री रेडिकल जनरेट होता है। वहां पे हमने आपको ध्यान दिया होगा HBr के साथ सिंपल हमने लाइट डाली है, और यहाँ पे आप देख लें हमने HBr जब लिया तो सिंपल सनलाइट नहीं डाली, हमने क्या डाला, NBS। सो ड्यू टू दैट प्रेजेंस ऑफ दैट NBS, द स्लो जनरेशन, द लो जनरेशन ऑफ द Br फ्री रेडिकल अकर्स, और जिसकी वजह से एलाइलिक ब्रोमिनेशन पॉसिबल हो पाई। तो अभी हमने देखो नोट की फॉर्म में लिख भी दिया कि Br2/773 केल्विन ले लें, या NBS/HBr ले लें, इट विल प्रोवाइड्स द लो कंसंट्रेशन ऑफ द Br फ्री रेडिकल, एंड ड्यू टू दैट द एलाइलिक ब्रोमिनेशन विल अकर, एंड thus it favors the substitution reaction। देखो ये substitution reaction ही है आपकी addition reaction यहाँ पे नहीं हुई। So thank you, that all about the mechanism of Markovnikov's rule, anti-Markovnikov's rule, and the allylic bromination. Thank you.